जात जात में जात हैं जो केलन के बाद, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। संत शिरोमणि रैदास का संदेश है कि जब तक जाति है तब तक इंसान आपस में नहीं जुड़ सकता, फिर बेहतर समाज और भारत एक राष्ट्र कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ उनके नाम पर ही सियासत बटी है। मानवता सहिष्णुता का संदेश देने वाले महान संत की जयंती सियासत की भेंट चढ़ गई। एक ओर जहां उनकी जयंती पर भोपाल से लेकर सागर तक कार्यक्रम हुए, सरकार ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। संत रविदास जी महाराज ने भक्ति मार्ग पे चलते हुए अपने आत्मा में परमात्मा है इस भाव को रेखांकित करते हुए समूचे समाज को गौरवान्वित किया है। संत शिरोमणि की 648वीं जयंती के अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। वहीं विपक्ष ने सरकार पर संत रविदास के नाम पर सियासत करने के आरोप लगाए। विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने कहा कि चुनाव के पहले संत रविदास के नाम पर बड़े बड़े आयोजन करने वाली भाजपा और उसकी सरकार ने इस साल उनकी जयंती को औपचारिकता निभाकर ये बता दिया है कि संत महापुरुषों के नाम से वो सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाती है। आज रविदास जयंती पर पूरे प्रदेश में सन्नाटा है। केवल दिखावे के मात्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में एक कार्यक्रम करके रविदास जयंती और मनाने का निर्णय लिया है, उनमें शामिल हुए हैं, परंतु पूरे प्रदेश के अनुसूचित जात के लोगों में निराशा है। भारतीय जनता पार्टी केवल अनुसूचित जात के वोटों के लिए चुनाव के पूर्व इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए संत रविदास के सम्मान में किए गए काम गिनाए और सवाल किया कि कांग्रेस ने उनके सम्मान के लिए क्या किया है। मैं वो बताना चाहता हूँ कांग्रेस के उन मंद बुद्धि नेताओं को कि आपने अपने जीवन में जितना समय आपको 50-55 साल आपको राज करने का अवसर मिला, एक भी कोई यादें नहीं जुड़ी हैं कि आपने कोई एक काम संत रविदास जी के नाम से किया हो। हमें गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सागर में 102 करोड़ की लागत से वहाँ संत रविदास लोक को विकसित किया जा रहा है। पूरे भारत का, पूरी दुनिया का, न केवल अहिरवार समाज वरन पूरा समाज एक श्रद्धा भाव के साथ उनके नमन करने के लिए वहां आएगा। अब आपको संत रविदास के नाम पर हो रही सियासत के मायने भी समझा देते हैं। दलित सियासत के मायने। मध्य प्रदेश में दलितों की आबादी 18% है। मध्य प्रदेश में करीब 64 लाख दलित वोटर हैं। आमतौर पर दलित वोटर बीएसपी के माने जाते हैं। पिछले 2 दशक से दलित वोटों का बंटवारा बीजेपी और कांग्रेस में हो रहा है। 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 18 सीटें और बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। कमलनाथ की सरकार गिरी तो 4 दलित विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 और कांग्रेस ने सिर्फ 10 सीटें जीती। ये कामयाबी हासिल करने के लिए 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने संत रविदास का मंदिर बनाने का ऐलान किया। इसके लिए राम मंदिर की कार सेवा के तर्ज पर समरसता यात्राएं निकाली। इसी तरह 2024 में लोकसभा चुनाव के चलते सागर में भव्य आयोजन हुए। बीजेपी से पीएम मोदी तो कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं हुई। संतों की कृपा से मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है। दिल्ली में 14 अगस्त 2019 में वहाँ जो रविदास जी की मंदिर थी, इन्होंने बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। इस साल कोई चुनाव नहीं तो संत रविदास की जयंती भी फीकी रही। उनकी जयंती भले ही फीकी रही हो, लेकिन सियासत जमकर हुई है। संत रविदास ने कहा था, जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। लेकिन विडंबना ये है कि वो सियासी दल जिनकी पूरी सियासत ही जातीय विभाजन पर केंद्रित हो चली है। अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। ये पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है क्या? यानी राहुल गांधी की जातीय जनगणना वो भी अपने आप को संत रविदास का अनुयायी बताने से नहीं चूक रहे हैं। वजह सिर्फ वही है, सबको संत रविदास के बहाने दलितों के वोट चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे
जाति न जात। दरअसल रविदास जी की जयंती थी और उस पर कोई सियासी बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। उसको लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति थोड़ी सी गर्म हो गई है। इसी पर विस्तार से बात करें उसके पहले एक नज़र डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। जाति से बाहर क्यों नहीं जा पा रही सियासत? जातियों में क्यों बांटे जा रहे हैं महापुरुष? संत रविदास पर सियासत के क्या मायने हैं? एमपी में किसने दलितों का ज्यादा भला किया? तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सियासत के बहुत सारे मुद्दे हैं और उनमें जातिवाद की सियासत एक बड़ा मुद्दा है और उसी के चलते लोग चुनाव के वक्त वोटों पर राजनीति करते हैं। अगर हम बात करें तो जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, निश्चित रूप से चुनाव का माहौल नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बात सियासी दल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस समय बात करना बेवजह हो सकती है, कोई इसमें उनको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन भाजपा ने जो किया है, 102 करोड़ का मंदिर बनाने की जहाँ तक बात हुई है, जाहिर है कि मंदिर बनाने का एक बड़ा काम है जो एक दिन में तो बनने से रहा, उसमें 2-4 साल लग जाएंगे। लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा ये भी कितनी एक्टिव हैं, इस पर भी भाजपा के सवाल हैं। चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ेंगे स्काइप पर हमारे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव पवन पटेल जी, गुंजन चौक से भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट, और बहुत जल्द जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। सबसे पहले पवन जी, आपके पास ये जो सारा मामला है, निश्चित ही सियासत है तो बात भी होगी और जाति की बात भी होगी और धर्म की बात भी होगी। आपकी राय, ये जो जाति का मामला है उससे बीजेपी चुनाव नहीं होने की वजह से कैसे हैंडल कर रही है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, देखिए, चुनाव नहीं है, वैसे भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मूड में रहती है। उसके कृत्य जो रहते हैं ज्वलंत मुद्दों से हमेशा ध्यान भटकाने के रहते हैं। आपने सही कहा कि महापुरुषों के नाम पे कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन मुद्दों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की फितरत में आप संत रविदास जी की बोल रहे, राम को बांटने का प्रयास करते हैं, भगवान को बांटने का प्रयास करते हैं, उसका श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, राम को लाने वाले बन गए थे, राम से बड़ा अपना ओहदा बताने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी है और भारतीय जनता पार्टी की करनी है। जबकि जितने महापुरुष हुए हैं उनका जब से कांग्रेस पार्टी आजाद देश को कराया था तब से मानते चले आ रहे हैं। रामचंद्र जी को हम जब से जानते हैं तब से मानते चले आ रहे हैं। संत रविदास जी की जयंती, मुझे लगता है जब से मैं जानने लायक हूं तब से संत रविदास जी की जयंती मना रहे। कई सारे कार्यक्रम हमने संत रविदास जी के लिए अटेंड किए हैं। अब ये सिर्फ 102 करोड़ का मंदिर बना करके उसका श्रेय लेना चाहते हैं। उस वर्ग वोट की भारतीय जनता, इस तरह का इनका दोहरा चरित्र समझने का प्रयास करिए। ये मंदिर बना देंगे, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, जिसको आत्मसात करने की जरूरत है, जिस विचारधारा के हिसाब से काम करने की जरूरत है, उस विचारधारा को बलवती नहीं बनाएंगे। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बना दिया, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उनको नहीं बुलाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को दोहरा चरित्र आम जनता के सामने है। ये आपदा में अवसर खोजने का प्रयास करते हैं। ये किसी भी मुद्दे पर राजनीति करने से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आती। तो चलिए मैं पूछता हूं गुंजन चौकसी से। गुंजन जी, राजनीति पर कांग्रेस बहुत आक्रामक है, खासतौर से रैदास जी के मुद्दे पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में 35 सीटें ऐसी है जहां पर रैदास समाज के लोग चुनाव में अपना असर दिखाते हैं। इस बार 20 सीटें बीजेपी के पास है, 25 सीटें, और कांग्रेस के पास सिर्फ 10 सीटें हैं। कांग्रेस का ग्राफ गिरा है और बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया है। इसके बावजूद क्या वजह है कि इस बार बड़े कार्यक्रम नहीं हुए रैदास जयंती पर? राघवेंद्र जी, देखिए, करनी और कथनी में जो फर्क होता है, ये कांग्रेस उसको किस तरह चरितार्थ करते हैं ये समझ में आता है। हर एक संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना, उसको अपना राजनीतिक चूल्हा समझ के उसके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, ये कांग्रेस के नेता कब बंद करेंगे? एक संवेदनशील मुद्दा है। आप इनकी आड़ में, संत रविदास जी की आड़ में आप कितना तथ्यहीन और सत्यहीन बातें करेंगे? आज मैं उनके प्रवक्ता से भी ये पूछना
पूछना चाहूंगी, ये 50-60 साल का समय मिला था, क्या किया इन्होंने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए? अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अगर कोई योजनाएं लेकर आया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। उसका उदाहरण बता सकती हूँ और आंकड़ों के साथ बता सकती हूँ। 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, जब इन्हें बहुत वर्ष मिले थे कल्याण करने के लिए, लेकिन तब इनका बजट क्या था? मात्र 651 करोड़ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। वही बजट अगर मैं 2023 की बात करूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, वो रहा है 36,951 करोड़। तो ये समझ में आता है कि बजट से भी, मैं आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि आप किसके कल्याण की बात कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कपड़ा मकान देने की बात सब करते हैं, पर उन्हें सम्मान और अधिकार दिलाने का काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 14 से ज्यादा योजनाएं अगर इस जाति वर्ग के लिए कोई लेकर आया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। चाहे पैसा कानून की बात कर ले या और कितने ऐसे अनगिनत उदाहरण दूंगी, लेकिन वही इसको तोड़ने का काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। दूसरा उदाहरण, 15 महीने की सरकार बनी थी 2018 में कांग्रेस की, जब हम 1,000 रुपए ये महिलाओं के खाते में जाते थे, अनुसूचित जनजाति वाले वर्ग की महिलाओं के खाते में। इस योजना को कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी ने आते से योजना को बंद कर दिया था। ये दिखाता है कि इनका दिखावा कुछ और है, लेकिन जब ये जाति जनजाति के कल्याण की बात होती है तो ये हमेशा पीछे रहते हैं। उनको सम्मान की बात, गौरव दिवस किसने बनाना शुरू किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप बताएं, इतने जो नाम रखे गए, चाहे रानी कमलापति स्टेशन की बात कर ले, ऐसे अनगिनत नाम की बात कर ले, ये गौरव सम्मान दिलाया है इस जाति वर्ग को तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्योंकि हम अंत्योदय में यकीन रखते हैं, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण हो। हम समानता में यकीन रखते हैं, हम अखंडता में यकीन रखते हैं, हम एकता में यकीन रखते हैं। हम विभाजन की रणनीति कांग्रेस की तरह नहीं चलाते हैं। कांग्रेस से विभाजन में यकीन रखता है, कांग्रेस से भ्रष्टाचार में यकीन रखता है। आप बताएं, द्रौपदी मुर्मू जी का इन्होंने जिक्र किया, कोई एक कांग्रेस का नेता सामने आया जब यही सोनिया गांधी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया? एक इतने स्ट्रांग पोस्ट पे बैठी हुई एक महिला को पुअर लेडी कह के संबोधन देना, क्या ये उनका अपमान नहीं, क्या ये शोभा देता था? ये किस अनुसूचित जनजाति के कल्याण की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, जब ये उस जाति से आई हुई एक संविधान की सर्वोच्च पद पर एक महिला को अगर बैठाने का काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और वो एक शक्तिशाली महिला के रूप में सामने आई है, लेकिन उनको अपमानित करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? यही इनका मूल चरित्र है। इनका मूल चरित्र है दलितों का अपमान करना, इनका मूल चरित्र है महिलाओं का अपमान करना, इनका मूल चरित्र है कि सिर्फ जाति 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 कहते हुए चलिए गुंजन जी, समाज को बांटना। आपकी बात ये दूसरा उदाहरण, एक मिनट और लूंगी, अपनी बात कंप्लीट करूंगी। ये इनसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ पवन पटेल जी से कि आप बताएं, लोकसभा चुनाव में कितने को आपने टिकट दी थी जाति से आए हुए लोगों को? या आप दिल्ली की अभी चुनाव की बात कर ले, हाल ही में कितने टिकटों पे आपने इस जाति के लोगों को उतारा था? ये सिर्फ करने और कहने और बहुत फर्क है। आप इनके सम्मान नहीं दिला सकते, आप इन्हें अधिकार नहीं दिला सकते। सिर्फ आप एक ही चीज कर सकते हैं, इनको राजनीतिक टूल समझ के सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश कर सकते हैं, पर उसमें भी फेलियर हैं आप। चलिए, वो भी फेल हुआ है। पवन जी से मैं पूछ लेता हूँ, शुरुआती तौर पे यही गुंजन जी मैं पूछ लेता हूँ, आपके पास भी सीट्स कम है। पवन जी से पूछ लेता हूँ, बहुत सारी बातें अगर आप पहले दौर में कह देंगी तो फिर आखिरी दौर के लिए कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। पवन जी को थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। पवन जी, बहुत सारे आरोप हैं और आरोप भोपाल से लेकर दिल्ली तक हैं, आपकी राय? पवन जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आई, आ रही आवाज? हाँ अब आई जी, बोलिए। हाँ, तो वो पहले का आपका कुछ सुना नहीं पड़ा, आप चाहें तो उसको दोहरा सकते हैं जी। नहीं, अभी बोल रहे हैं बजट बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, ये मंदिर बनाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। और भाजपा का तो ये कैसी ठहर रटा रटाया, हम इस वर्ग के विकास के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। अरे मुर्मू जी को आपने राष्ट्रपति बनाया, बहुत बढ़िया है, मंदिर में क्यों नहीं बनाया? प्राण प्रतिष्ठा समारोह में क्यों नहीं बुलाया आपने? एकलव्य छात्रावास जो इस वर्ग के लिए संचालित होते हैं, वहां फैकल्टी नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है,
छात्रावास में जो भोजन दिया जाता है उस भोजन को गुंजन जी जाके खा ले तो मैं मान जाऊं इनको। ये सिर्फ बतौलेबाजों की सरकार है। ये अभी हर चीज का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। अरे जब जनसंख्या कम थी तो बजट कम था, अब जनसंख्या ज्यादा है तो बजट ज्यादा है। कर्जा कितना है, देश के ऊपर कर्जा कितना लिया, भाजपा के कार्यालय से पैसा लेके आ रहे हैं। इस वर्ग के ऊपर देखा होगा सीधी में पेशाब कर दिया जाता है, वर्ग के ऊपर रोज बलात्कार हो रहे हैं। वो वहां उस महिला को आधी रात में अंत्येष्टि दे दी जाती है। तो ये इनके कमाल हैं, इनके चमत्कार हैं। ये ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। इनमें एक सम्मोहन का अजीब टाइप का, अभी गुंजन जी जैसे बोल रही थी, देखिए कितने ऐसा लग रहा था कोई सुनेगा तो लगेगा इस वर्ग के लिए तो आज तक पूरा भाजपा ही नहीं किया है, जबकि हकीकत वो उस वर्ग महसूस नहीं कर पा रहा है। वो वर्ग जान रहा है कि हमारा जब छात्रावास में जाता है तो वहां ना हमारी बेटी सुरक्षित है ना हमारे बेटे सुरक्षित हैं। वहां उनके साथ किस किस तरह की घटनाएं होती हैं। बजट बढ़ाया है, ये बजट कहाँ उपयोग हो रहा भैया? अगर बजट बढ़ाया है तो फैकल्टी क्यों नहीं है? एकलव्य छात्रावास की जितनी स्कूल है कम से कम 20 फैकल्टी वहां पे है जो मुझसे रोज संपर्क में है, बताते हैं कुछ। हमने कही भाजपा है, कुछ नहीं होने वाला। जब विधानसभा में प्रश्न उठाओ तो कुछ नहीं होता, लोकसभा में प्रश्न उठाओ तो कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए पूरी जनता परेशान है, हर वर्ग परेशान है। ये सिर्फ बताने के लिए बात करते हैं। संत रविदास जी ने एक बार हुआ था ना उनका कि गंगा लेके जा रहे थे, स्नान कर लो, तो संत रविदास जी ने बोल रहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा। उसको चरितार्थ करिए। गीता पाठ पढ़ाने वाले आप उस चीज को चरितार्थ तो करने का प्रयास करिए। काम तो आप बहुत कर रहे हैं, काम तो रिकॉर्ड बनाने वाला कर रहे हैं। 102 करोड़ का मंदिर बनाने से जरूरी है ज्यादा कि उस भावना को आत्मसात करिए, उस भावना के हिसाब से आम जनता को काम करिए, प्रतिज्ञा करिए कि उस वर्ग के लोगों को परेशानी नहीं होगी। आपकी बात आ गई। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी जुड़ गए। रमेश शर्मा जी प्रणाम आपको। दरअसल मामला जात पात का भी है। एक जमाने में नारा लगता था जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर। अब स्थिति बदल गई है। अब हर पार्टी जो है अपने हिसाब से जाति की बात कर रही है। कांग्रेस भी उसमें शामिल है। कांग्रेस तो करेगी जिसकी जितनी जाति, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी। तो बहुत सारे मामले बदल गए हैं। आपकी राय? रविदास जी का जो मसला है, उनकी जयंती पर अगर पॉलिटिकल पार्टियां उनको याद नहीं करती तो क्या ये राजनीतिक अवसरवादिता है? शर्मा जी देखिए, मोटे तौर पर राजनीतिक पार्टियां याद करें ना करें, सरकार याद करे ना करें, जनता के बीच में, समाज के बीच में रविदास जी हैं। और मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि राजनीतिक दल अब महापुरुषों को भी जाति के दायरे में घसीटने लगे, जबकि महापुरुषों को भारत में अगर स्मरण किया जाता है, उनको नमन किया जाता है, तो वो उनकी जाति के आधार पर नहीं किया जाता, उनके ज्ञान के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। हम चूंकि आज रविदास जी पर बात कर रहे हैं, तो रविदास जी को रामानंद जी ने अपना शिष्य बनाया था, और झाला रानी ने और मीराबाई ने रविदास जी को अपना गुरु बनाया था। और पीपाजी जो हैं, जो गागरोन के राजा थे, जो बाद में संत होकर के पीपाजी कहलाए, उनके गुरु भाई थे। अगर हमारे यहाँ जाति व्यवस्था होती, जाति महत्वपूर्ण होती, तो क्या मीराबाई और झाला रानी रविदास जी को अपना गुरु बना सकती थी? तो स्वाभाविक रूप से, लेकिन क्योंकि जातिवाद भारत की परंपरा नहीं है और इसको योजना पूर्वक आक्रांताओं ने भारत को बांटने की दृष्टि से भारत में जातिवाद फैलाया। एक उदाहरण देकर के मैं और आता हूं आपके सवाल के जवाब पर। अगर जन्म और जाति महत्वपूर्ण होती तो हम दीपावली के दिन कुबेर की पूजा करते हैं और दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाते हैं। ये दोनों भाई हैं। तो कुल मिलाकर के, लेकिन योजना पूर्वक वो डिवाइड एंड रूल जो कांग्रेस अंग्रेजों की थी, मैं समझता हूं आज कांग्रेस और सारे राजनीतिक दल उसी पर चल रहे हैं और समाज को बांटने पर लगे हैं। इस समय दुनिया की चुनौतियां क्या हैं, भारत के सामने चुनौतियां क्या बढ़ रही हैं, उसको बजाय करने के पूरे समाज को जाति में उलझाने पर पूरी की पूरी राजनीति लग गई। कल तक कोई राजनीतिक दल रविदास जी को याद नहीं करता था, तो क्या समाज में से उनका नाम खत्म हो गया? इससे अंदाज लगाइए। अब जैसे पवन पटेल जी अपने साथ हैं, तो पटेल सरनेम भारत में ब्राह्मण का भी है, क्षत्रिय का भी है, ओबीसी का भी है और नीचे करके अनुसूचित जाति वर्ग में भी ये सरनेम आता है। तो कुल मिलाकर के जन्म के आधार पर, नाम के आधार पर जाति का कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ योग्यता की कीमत है। और मैं समझता हूँ स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद
अब अंग्रेजों की वो नीति छोड़ करके पूरे समाज को एक सूत्र में बांटना चाहिए। और रविदास जी की मूर्ति बनाने के बजाय जो रविदास जी ने संदेश दिया है, जो भावनात्मक संदेश दिया है, चित्त की एकाग्रता का संदेश दिया है, वो चित्त की एकाग्रता, पांचों कोशों को एकाग्र करने का जो संदेश दिया है, हमको कहीं ना कहीं उन चीजों पर विकास करना चाहिए और हमारे बच्चों को वो सारी शिक्षाएं, महापुरुषों की शिक्षाएं पढ़ाना चाहिए। जातिवाद में समाज को उलझाने से अब राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। जी बिल्कुल। गुंजन जी, आपकी राय बहुत छोटी सी, क्योंकि समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देखिए राघवेंद्र जी, बहुत खूबसूरती से हमारे वरिष्ठ पत्रकार माननीय रमेश शर्मा जी ने जो बात रखी कि समाज को बांटना जाति के आधार पर, एक ये अधर्म है और ये अधर्म करने से कांग्रेस को बचना चाहिए। पहले भी कांग्रेस ने ये काम किया है, समाज को बांटा है और आज भी कभी धर्म के नाम पे बांटते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी जाति के नाम पे बांटते हैं, कभी रंगों के नाम पे बांटते हैं। बांटना बंद करें, जोड़ने का काम करें, समानता का काम करें, एकता का काम करें, सम्मान का काम करें। आज जो जितना आपने देखा होगा, डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब आज हिंदी भवन में जो कार्यक्रम रखा था उसमें यही बात बोली है कि हम कल्याण की तरफ संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं और हम उसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हर वर्ग का कल्याण हो। हम अंत्योदय में यकीन रखने वाली पार्टी है, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण हो। और बस आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगी कि अभी पवन पटेल जी ने कहा कि उनसे बहुत लोगों ने संपर्क किया। तो पवन पटेल जी, आशा करती हूं कि अगर किसी ने संपर्क किया था आपसे मदद के लिए, तो आपने शायद मदद भी पहुंचाई होगी, सिर्फ टीवी पे बैठ के बातें नहीं करी होगी और मदद भी की होगी। इसलिए अपना एक लक्ष्य जरूर रखें, हर एक चीज को राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। ठीक, पवन जी, सवाल यही कि राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय समरसता पर काम करने की जरूरत भी है। कांग्रेस ये काम हम क्या कर जी, मतलब हमें क्या करना चाहिए कि इन्होंने 36,000 करोड़ का बजट दे दिया, हम ये ना पूछे कि बजट कहाँ है। जितने छात्रों को पढ़ाने के लिए जितने शिक्षकों की जरूरत है, तो शिक्षक नहीं है तो हम ना पूछे कि शिक्षक कहाँ है। वाह, क्या तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। हम पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। और सुनिए, अब गलत बात गुंजन जी बीच में बोलिए। गुंजन जी प्लीज आप रुक जाइए। मना करिए गुंजन जी, पहले उनकी बात हो जाए, नहीं तो फिर तो ऐसे बहस में समय निकल जाएगा। मैं हमेशा बकर बकर करता हूँ, लेकिन राघवेंद्र जी के सामने मैं भी नहीं बोल पाता हूँ बीच में, इसीलिए मैं दोनों हाथ खड़े किए। तो आप भी मत बोलिए। चलिए, आपका बहुत सम्मान है जी। तो अब दिक्कत ये इस बात की है, अब ये बोल रहे हैं कि ना बोले, जबकि और ये हम टीवी में बस के नहीं बैठते, हम इस प्रदेश की 3 बार खाक छाने हैं, 3 बार यात्रा की है। आप टीवी में बैठ के बोलती होंगे, हम ग्राउंड पे गए हैं। और रही जो जाति प्रथा की बात करते हैं ना, जाति प्रथा बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है। भगवान राम सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, लेकिन वो सबरी भगवान राम के मंदिर में नहीं जा सकती हैं। हमारे राष्ट्रपति जी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा सकती हैं। तो जहां जाति के आधार पर मान सम्मान मिलता है, जहां जाति के आधार पर काम मिलता है, वहां पर जातिगत जनगणना कराने में क्या बुराई है। आप मोदी जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी डायनामिक काम करती है। आए एक बार रात में 8 बजे लाइव और बोल दे आज से जाति प्रथा खत्म। पवन, गुंजन, राघवेंद्र जी, रमेश जी, कोई सरनेम नहीं लगा, हम खुद स्वागत करेंगे। मत करिए गणना, करिए ना ऐसा कुछ काम, लेकिन काम नहीं करेंगे। बस बतौलेबाजी करने में भारतीय जनता पार्टी को कोई पीछे नहीं कर सकता है। जब तक जाति है, हम कहते हैं जातिगत जनगणना कराने में क्या दिक्कत है। सिर्फ ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं होगी, हर वर्ग हर समाज की होगी। कौन दुखी है, कौन पिछड़ा है, कौन पीड़ित है, किसको किस चीज की जरूरत है, वो समझ में आएगा। अगर हमारे सामान्य वर्ग के भाई को किसी चीज की जरूरत है, तो जातिगत जनगणना के हिसाब से सरकार नीतियां बनाएगी। और आपका कर्जा लेना है और कर्जा लेके आप नीतियां बना लीजिएगा। कर्जा लेने में तो आप रिकॉर्ड कायम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, रोज कर्जा ले, रोज कर्जा ले, बस। चलिए पवन जी, एक मेरा सवाल था, जातिगत जनगणना उसमें सिर्फ हिंदू शामिल होंगे या उसमें मुसलमानों की भी जातियां शामिल की जाएंगी, उसमें ईसाइयों की भी जातियां शामिल की जाएंगी? ऐसा भी अगर कोई विधान विस्तार से कोई हो जनगणना का, तो उस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे, तब आप उसमें विस्तार से अपने विचार प्रकट करिए। अभी तो मैं रमेश जी के पास आ रहा हूँ। रमेश जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी, बल्कि अच्छा उसके पहले गुंजन जी आप कुछ कहना चाहती थी, 2-4 वाक्यों में पूरी करें, फिर मैं समापन करूंगा रमेश शर्मा जी से।
मैं बहुत इससे पूछना कम वाक्यों में। चाहती हूँ कि आज पवन पटेल जी, आपने क्या किया संत रविदास जी की जयंती पे? क्या आपने भी कहीं फूल माला चढ़ाई, या आपने कल्याण के लिए क्या किया उस वर्ग के? इसलिए सिर्फ बोलने से नहीं होता, कल्याण धरातल पे करने से होता है। और बार बार कर्जा का जो आप सिर्फ एक बहाना लेते आ रहे हैं, उसको बहाना मत समझिए। चलिए, मैं कर्जा लेते उनसे- हैं जनता के कल्याण में एक पैसे को लगाने के लिए। चलिए शर्मा जी, आपकी तरफ से अंतिम टिप्पणी इस पर। देखिए, मोटे तौर पर इस समय जैसा कि मैंने कहा है कि देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। जिस प्रकार हम आर्थिक शक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, सामरिक शक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, अंतरिक्ष शक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, विश्व की कुछ ताकतें ऐसी होंगी जो भारत में अशांति फैलाने का षड्यंत्र कर सकती हैं, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है भारत में जातिगत वैमनस्य पैदा करना, ताकि व्यक्ति गांव में ही आपस में लड़े, शहर का व्यक्ति शहर में ही आपस में लड़े, और कहीं ना कहीं वो उनके षड्यंत्र पूरे हों। मैं समझता हूँ इस वक्त हम जिस युग में जी रहे हैं, अब एआई का जमाना आने वाला है। एआई के जमाने में हम जाति में ही उलझे रहे और महापुरुषों को बांटने लगे। मैं समझता हूँ ये देश के लिए, समाज के लिए, सनातन परंपरा के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। चलिए, समय की कमी है पवन जी, आपसे फिर कभी जो आपने मुद्दे उठाए हैं उस पर अपन और विस्तार से बात करेंगे कि जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद करूंगा। शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद, गुंजन जी आपका, और पवन जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।